जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि मैथ्स की स्पेशल सीरीज चल रही है। हम उन सवाल को डिटेल में डिस्कस करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो कि एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब तक इसमें कई सारे सीरीज आ चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट, पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी कल या परसों कौन से सवाल आए हुए हैं एमपी पटवारी में, और ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनको इसका भरपूर फायदा मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बढ़ते हैं बच्चों आज के सबसे पहले सवाल पर। मध्य प्रदेश पटवारी का जो सवाल आया हुआ है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल दिया है कि p+1/p-3 का मान कितना दिया है, 5। तो आपको क्या बताना है, p-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/p-3 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। इस तरह के सवाल जब भी आया करें तो इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। इस सवाल को अभी आप छोड़ी, मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। कभी भी इफ, यदि आपके पास इस तरह से दिया हो कि a+1/a के फॉर्म में कोई भी चीज दिया हो, इसका मान दिया हो कि n, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि a² प्लस 1/a² का मान आपको बताना है, तो इसका बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट होता है, स्क्वायर है तो इस n का आप कर देंगे स्क्वायर और कर देंगे -2। समझ में आया? ठीक। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे ये दोनों संख्या समान है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों संख्या समान है, तो यहां पे आप देखेंगे यहाँ p-3, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ p है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम समान बनाएंगे, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं। क्या दिया है, p+1/p-3 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 5। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी दोनों ये संख्याएं सेम है, तो यहाँ p-3 है तो इसे भी p-3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं -3। अगर यहाँ -3 करें तो इधर भी -3 करेंगे, मतलब इसका वैल्यू आ गया 2। मतलब इस पूरे चीज का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, ये हो गया a एंड दिस विल बी a, मतलब a+1/a का फॉर्म हो गया। ठीक, तो मतलब n का मान कितना हो गया, 2। समझ में आया? अब आपसे सीधे सीधे ये पूछा, बस आपको इतना ही निकालना था। अब आपसे सीधे सीधे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, अपने को सीधे इस पे पुट कर देना है। मतलब p-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/p-3 का होल स्क्वायर, ये चीज आप देख पा रहे हैं, इसे रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n² - 2, मतलब 2² - 2, 4 - 2 यानी कि 2। ये हो गया आपके पास आंसर। तो कैसा लगा बच्चों आपको कॉन्सेप्ट, और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इसी तरह का सवाल पूछा गया है एमपी पटवारी में। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए। यदि x बराबर 8-4√5 है, तो आपको बताना है इस पूरे का मान, मतलब x+1/x+1 का आपको मान बताना है। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए हम हमेशा रेशनलाइजेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x+1 दोनों तरफ लिखा है। हम क्या करेंगे, x+1 का मान निकाल लो, तो आपको पता चलेगा 8-4√5 है और +1 कर देंगे तो +1। 8 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 9, मतलब 9-4√5। क्लियर है? ये तो आ गया x+1 का मान, मतलब अपने को बताना क्या है, 9-4√5, ठीक है, प्लस 1/9-4√5 का मान, यही बताना है। अब जब भी ये संख्या रूट वाली संख्या नीचे होती है तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 9+4√5/9+4√5। क्लियर है? ऊपर में जब भी रूट का रहेगा तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी नीचे में रूट वाली संख्या आती है तो हम ठीक जो भी चिन्ह दिया है उसका उल्टा चिन्ह हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9-4√5। क्लियर है? ऊपर में तो 9+4√5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a-b इंटू a+b है। ठीक है, मतलब a² - b² होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस का 4√5 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया 81, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 80। तो दोनों को सॉल्व करने पे अपने पास 81 - 80 कितना आ जाएगा बच्चों,
1, ठीक है। मतलब अपने पास बचा क्या, 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5। समझ में आया? 4√5 और ये 4√5 दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 9 और प्लस 9 कितना हो गया बच्चों, 18, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया आपके पास आंसर, है ना। बड़ा ही शानदार सॉल्यूशन। यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो जब भी रूट की संख्या नीचे दी गई हो हम तभी करते हैं, ऊपर में जब रहता है तब हम रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आंसर है 18। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। टाइम एंड वर्क का सवाल है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क का सवाल लगभग हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन उसका रहता ही है, ठीक है। तो ये सवाल दिखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं, ठीक है ना। ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बी और सी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, तथा ए बी और सी मतलब तीनों के बारे में बोल रहा है कि वे तीनों मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। बड़ा ही सरल सा सवाल है, ध्यान से देखो बच्चों कैसे करना है। ए और बी के लिए दिया है, मतलब कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। बी और सी के लिए दिया है बच्चों, बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। फिर बोला है कि ए बी और सी तीनों के लिए बात कर रहा है, ए बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास 360, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एलसीएम होता है ये कुल कार्य होता है, ठीक है। अब अगर इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करें, यहाँ लिख देते हैं क्षमता। तो 40 का 9 बार में आएगा बच्चों, 36 का 10 बार में आएगा, और 360/24 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। इस तरफ में पूरा क्षमता हो गया, ये हो गया कुल कार्य। अब पूछ रहा है बी के लिए, पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी के लिए अगर करेगा तो हमको उसकी क्षमता भी चाहिए होगी। तो देखते हैं बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम इसको और इसको पकड़ते हैं, ठीक है ना, दोनों को। ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी प्लस सी का मान कितना दिया है बच्चों, 10 दिया है। तो ए प्लस 10 लिख देते हैं, और ये ए प्लस 10 किसके बराबर है, 15 के बराबर। मतलब ए का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 15 माइनस 10 यानी कि 5, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, ए का मान पता है। अब आप पहले वाले इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो यहाँ ए प्लस बी का मान कितना है, 9। मतलब ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 9। हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, बी की क्षमता चाहिए, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, 9। ए वहां जाएगा, मतलब माइनस का 5 बराबर हो गया 4। मतलब बी की क्षमता कितनी आई है, 4। और हमें पता है बी का हमको बताना है दिन, और दिन बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, ठीक है। कार्य कितना है 360, और क्षमता कितना है बी का, 4। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 दिन। समझ में आया? बेहद ही आसानी से सरलता के साथ आपको मैंने इसको बता दिया है। ये कॉन्सेप्ट भी था, कैसे करना है ये भी बता दिया, सॉल्यूशन आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा सवाल, ठीक है। एजेस को लेकर के सवाल है। ए बी और सी की आयु का अनुपात दिया है कब, 8 वर्ष के बाद का, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, 8 वर्ष के बाद का कितना दिया है, 14, 15 और 17 के अनुपात में है। यदि तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष, तो 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 8 वर्ष पहले, ठीक है। तो देखो आपको 8 वर्ष के बाद का दिया है, कितना है, 14, 15 और 17। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आसानी से कर लेंगे। ये 8 वर्ष के बाद का दिया है, और वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, वर्तमान योग कितना दिया है आयु का, ये दिया है आपके पास 22 साल, ठीक है। ये 8 वर्ष के बाद का दिया है, 3 लोग शामिल हैं। तो अगर मैं इन तीनों को 8 वर्ष के बाद के हिसाब से इनका योग निकालना चाहूँगा, तो अगर एक 8 बढ़ेगा तो तीनों के तीनों 8 बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 22 + 24 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46 वर्ष। कहने का मतलब कि 8 वर्ष के बाद तीनों की आयु का योग कितना है, 46 वर्ष, ठीक है। मतलब 46 वर्ष हो गया योग
इन तीनों को जोड़ देते हैं, 14 और 15 हो गया 29, 29 प्लस 17 आप करेंगे तो आएगा 46। मतलब एक का मान कितना है, एक। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि ये क्या है, ए, ये है बी और ये है सी। तो अगर एक यूनिट का मान एक ही है तो 14 का क्या होगा आयु, ए की आयु क्या होगी 14 वर्ष, बी की आयु होगी 15 वर्ष और सी की आयु होगी 17 वर्ष। ठीक है, अब ये पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात जो है 8 वर्ष पहले क्या होगा। अगर 8 वर्ष पहले बोलेंगे तो 14 में से 8, 14 में से 8 यानी कि हो जाएगा 6, 15 में से 8 करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 7 और 17 में से 8 करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और इसी का अनुपात पूछा है तो आंसर हो जाएगा 6:7:9 और ये है आपके पास आंसर। समझ में आया, मैंने आपको समझाते हुए पूरा डिटेल में आपको आंसर बताया है। ट्रिक भी कह लीजिए, कॉन्सेप्ट भी कह लीजिए, जो भी कहना है सबसे सरल भाषा में आपको बताया। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या सवाल है पटवारी में पूछा हुआ। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखिए। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल है सीधा सीधा। 8150x और 50y ये कोई एक नंबर है और ये नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है। तो आपसे पूछा है 9x - 4y का मान क्या बताना है। तो सीधे से आप देख पा रहे हैं x और y दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, 8150x फिर 50 और ये है y। ठीक है, ध्यान से देखिए 72 से बोला है कि ये पूरी की पूरी संख्या 72 से डिवाइड हो रही है, विभाज्य हो रही है। 72 से डिवाइड होना मतलब कि 8 और 9। ठीक, तो सबसे पहले हम 8 के लिए देख लेते हैं और फिर 9 के लिए देखते हैं। 8 के लिए आपको पता है किसी भी संख्या में आखिरी के जो 3 संख्या होते हैं, आखिरी के 3 संख्या क्या है 50 और y। ठीक है, ये आपका 8 से विभाजित होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 8 का कितने बार में करेंगे, 6 बार में करेंगे, आ गया 48 2। अब यहाँ पे y आप क्या रखेंगे कि आपके पास ये पूरे तरीके से 8 से विभाजित हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर y के जगह अगर आप 4 रखते हैं तो ये 8 का 3 बार में जाके 24 हो गया और ये 0। तो इससे हमको एक चीज पता चली कि y का जो मान है, जो y का मान है वो क्या है बच्चों 4। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया 4। अब हम बात करते हैं 9 के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवालों को ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, y का मान हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं 9 के लिए। 9 के लिए आपको पता है कि सभी संख्याओं का सम जो है, जो योग है, वो अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। जोड़ के देखते हैं, 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 5 हो गया 19 और 19 और 4 हो गया कितना 23। ठीक है, तो 23 हो गया, मतलब मैंने y को भी ले लिया है प्लस x। ये जो सम है हमारे पास 9 से विभाजित होना चाहिए। अब 23 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 9 से विभाजित होती है 27। तो 23 प्लस अगर मैं 4 करूंगा तो 27 हो जाएगा, मतलब 27 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब x और y दोनों का मान कितना आ गया 4। ठीक है, पूछा क्या है 9x माइनस का 4y। ये x और y बच्चों दोनों के दोनों क्या है 4 ही हैं। ठीक है, -4 इंटू 4 36 हो गया, माइनस का हो गया ये 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 में से 1 2 20 आंसर। समझ में आया, यही सवाल है आपका। इसको चेक करने का जो मैंने तरीका बताया सबसे बेस्ट और सबसे प्रॉपर तरीका है, कभी भी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि ये सवाल बच्चों ध्यान से देखिए। देखिए सवाल क्या दिया है, लगातार दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। बाई विच नंबर विल द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑलवेज बी डिवाइडेड। मतलब लगातार दो सम संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 और 2। ठीक है, तो इनका पूछ रहा है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर किया जाए तो जो अंतर आता है वो किससे हमेशा डिवाइडेड होगा। समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लगातार क्या है 2 4 6 और 8। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि लगातार दो सम संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं 2 और 4 को ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि इनके वर्ग का अंतर, मतलब 4 का वर्ग और फिर 2 का वर्ग। उसी तरीके से लगातार लेना है 6 का वर्ग और क्या हो गया 4 का वर्ग। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा इन 4 ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखो, अगर आप चाहेंगे तो इसको इस तरह से भी देख के आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो 4 स्क्वायर क्या हो गया 16 और ये हो गया 4, तो ये कितना आ गया 12, 6 स्क्वायर हो गया 36 और ये कितना हो गया 16, ये आ गया 20। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि संख्या जो है आपका किससे डिवाइडेड है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास लगातार 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए मैं 4 और 2 को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। बड़ा वाला नंबर, जैसे मान लीजिए अगर छोटे वाले नंबर को मैंने x माना, तो अगला वाला नंबर क्या होगा, x+2 होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं 4 और 6 को लेके चलता हूँ, कोई भी 2 लगातार संख्याएं ले लीजिए, अगर मैं 4 को x मानता हूँ तो 6 क्या x+2 होगा कि नहीं। ठीक है, मतलब पहला संख्या, छोटा वाला संख्या x होगा, बड़ी वाली संख्या x+2 होगी। ठीक है, ये दूसरा अप्रोच है। पहला अप्रोच बच्चों ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच ये है कि आप पहले को x मान लीजिए, दूसरे को x+2। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना। इससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि आंसर होगा क्या। ठीक है, कोई भी हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं। पहली संख्या मैंने माना x, दूसरा माना x+2, ये समझ पा रहे हैं। अब देखो, बोला है कि इन्हीं दोनों का वर्ग, ऑब्वियस सी बात है, बड़े को छोटे से नहीं, छोटे को बड़े से माइनस करेंगे। ठीक है, x+2 का स्क्वायर बोला है और ये बोला है x का स्क्वायर। क्या बोला है, इन दोनों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। ठीक, देखते जाइए, ये क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x+2 प्लस एक्स इंटू x+2 माइनस का x। ध्यान से देखते जाइएगा, x से x कट गया। ठीक है, ये हो गया x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, 2x+2 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये दिख रहा है। ये दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं इसको 4 और फिर ब्रैकेट में x+1 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या एक 4 मल्टीप्लाई रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि जो भी संख्या आएगी वो हमेशा 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आंसर क्या है 4। ठीक, तो जैसा आप देख रहे हैं कि 4 है हमेशा बाहर, तो हमेशा ये 4 से विभाजित होगा। ठीक, ये हो गया आपके पास क्रिस्टल क्लियर तरीका कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। और दूसरा है आपके पास हिट एंड ट्रायल, जो मैंने बताया कि आप संख्याओं को रखते जाइए और आंसर निकालते जाइए। ठीक है, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, पटवारी का सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता के 60% क्षमता से कार्य करे, तो कार्य जो है 6 दिन में समाप्त होगा। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, देखिए सवाल दोनों ही भाषा में दिया हुआ है, बाइलिंगुअल है। आपको जिस भाषा में समझने में सहूलियत है उस भाषा में समझिए। वैसे मेरे हिसाब से बाइलिंगुअल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान करना चाहिए, और इंग्लिश आज के ज़माने में ज़रूरत है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को करने का जो तरीका है बस आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। उनकी कुछ क्षमता रही होगी। ठीक है, अब इसी चीज को क्या बोला जा रहा है कि ए अपनी क्षमता कितना दोगुनी कर लेता है। ठीक है, तो ए की क्षमता जब दोगुनी हो जा रही है तो इसको मैं मान लूंगा 2a। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरीके से बोल रहा है कि बी अपनी क्षमता को 60% कर लेता है। कहने का मतलब 60% का मान बच्चों कितना होगा, 60/100। अगर 0 से 0 कट गया, 2 का 3 बार में और 2 का 5 बार में, मतलब 60% का मान कितना आ गया, 3/5। बी कितना कर ले रहा है, 3/5 कर ले रहा है। ठीक है, 3/5 ऑफ बी। और जब ये कंडीशन रहती है तो कितने दिन में काम होता है, 6 दिन में। क्या ये बात सबको समझ में आ पा रही है कि नहीं। ठीक है, और इन दोनों को कर दीजिए बराबर। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी आप ऐसा कर लेंगे आप क्या निकालिए, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी निकालना है।
तो उसको हम करने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का 4 बार में, 2 का 3 बार में, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b बराबर 6a प्लस 9b बाई 5। समझ में आ रहा है? सीधे सीधे हमने ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई किया है। a वाले पार्ट को एक तरफ रखे रहो, b वाले पार्ट को दूसरी तरफ रखे रहो। 6a माइनस 4a बच्चों कितना हो जाएगा, 2a। समझ पा रहे हैं? उस तरह से 4b माइनस 9b बाई 5। समझ में आ रहा है? 5 इंटू 4 हो गया 20, 20 माइनस 9 कितना हो गया बच्चों, 11b बटे 5। समझ में आ रहा है? मतलब 2a का मान बच्चों कितना है, 11b बटे 5। मैंने आपसे क्या बोला, आपको a बटे b का मान पता करना है, ठीक है। ये 2 नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a बाई बी बराबर बच्चों कितना आ गया, 11 बटे 10। ये जो आपके पास रेशियो आया है, ये किसका रेशियो होगा, क्षमता का। मतलब a का कितना क्षमता है, 11, b की कितनी क्षमता है बच्चों, 10, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि b अकेले कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो पहले क्या बोला था, a और b दोनों मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में 8 दिन में कर पा रहे हैं। और उन दोनों की क्षमता कितनी है, 11 और 10 यानी कि हो गई 21, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये हो गया कुल कार्य। अब उसके बाद बोल रहा है कि b कितने दिन में कर पाएगा। तो आपको पता है कि दिन बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। b के लिए बात कर रहा है तो हम b की क्षमता पकड़ेंगे, कितना है, 10। सॉल्व कर देते हैं। 2 का 4 बार में, 2 का 5 बार में, 4 इंटू 1 हो गया आपका 84 बटे 5 दिन। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल अगर आने वाले शिफ्ट्स में कभी भी पूछे तो आप यही अप्रोच लगाइएगा, आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, ठीक है। ये सवाल बेहद ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ऐसे सवालों को जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एमपी पटवारी या एमपी व्यापम में इस तरह के सवाल भी अब पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। हालांकि सीरीज में हम इस तरह के बहुत सवाल देख चुके हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से एक निष्कर्ष तो जरूर निकलता है, एक कंक्लूजन जरूर निकलता है कि आने वाले एग्जाम में जितने भी एमपी के एग्जाम अब से होंगे, आपको उन सब में विशेष रूप से मैथ्स की अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी सारी सब्जेक्ट्स का तो आप एक बार के लिए कर भी सकते हैं, रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रही बात मैथ्स की, तो ये आपको सिलेक्शन दिला सकता है या सिलेक्शन रोक सकता है, ठीक है। तो देखते हैं ये सवाल बेहद ही खूबसूरत है। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। किसी वस्तु का मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 35% बढ़ाया जाता है, ठीक है। उस पर 20% का बट्टा देने के बाद, बट्टा यानी कि डिस्काउंट देने के बाद एक व्यक्ति उसे खरीदता है, ठीक है। यदि उसे 30% लाभ पर बेचा होता तो 55 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ क्या है। क्लियर? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाय 35% फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अ पर्सन बाइज इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. इफ ही हैड सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, he would have got ₹55 more. So what is the real profit? ठीक है, आई होप आप सवाल समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो सेंटेंस लिखा है मैं बस उसको यहाँ पे मैथमेटिकली छापने का काम करता हूँ, ठीक। देखिए बात कर रहा है क्रय मूल्य के बारे में, ठीक है। हम सभी को पता है कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%, क्योंकि सवाल में आप देख रहे होंगे प्रतिशत ही पूरा दिया हुआ है। तो मैं क्रय मूल्य को कितना मान लेता हूँ, ये हमारा है सीपी, क्रय मूल्य 100%, ठीक है। फिर बोला है कि वस्तु का जो मूल्य है वो कितना किया जा रहा है, क्रय मूल्य से 35% बढ़ाया जा रहा है। मतलब 100% है तो वस्तु का मूल्य अब जो है वो कितना कर दिया जा रहा है, 135%। समझ में आ रहा है? ये हो गया नया क्रय मूल्य। क्लियर? अब आते हैं अगले सवाल पर। उस पर 20% का बट्टा देने के बाद एक व्यक्ति उसे खरीदता है। मतलब अभी ये जो 35% बढ़ा है इसमें और 20% का डिस्काउंट देना है। तो 135% का 20% निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। 20% पता है आपको कितना होता है, 1/5, ठीक है। 5 को करेंगे तो 5 का 2 बार में 10, 3 और 5, 5 का 7 बार में, मतलब कितना आ गया, 27%। मतलब कितने का बट्टा या कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 27% का डिस्काउंट, यानी कि कम करेंगे मतलब माइनस का 27%।
कम करने के बाद देखेंगे तो 15 में से 7 8 आ गया, 12 में से मतलब 108%। ये अब वह राशि है, वह मूल्य है जिस पे वो खरीद रहा है। ठीक, अब आते हैं सवाल के अगले हिस्से में। यदि उसे 30% लाभ पर बेचा होता, 30% लाभ यानी कि क्रय मूल्य हमारा 100% है, अगर 30% लाभ के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 130%। ठीक है, तो 55 रुपए अधिक प्राप्त होते। देखो ये क्या है, 130% क्या कहते इतने में बेच रहा है, 108% में खरीद रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप बच्चों कितना है, आप पाएंगे कि ये है 22%, और यही 22% किसके बराबर दिया है, 55 रुपए के बराबर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सवाल अगर ये पूछता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप आसानी से बता देते कि 22% का मूल्य अगर 55 है तो 100% का मूल्य क्या हो जाएगा, 55/22 इंटू 100, वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ कुछ और पूछा है कि वास्तविक लाभ क्या होगा। ठीक है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा ध्यान से समझो। ये जो बोला है कि 30% लाभ पर बेचा होता, तो ये उसने एक कंडीशन दिया है कि मतलब एक वो अपने तरफ से कंडीशन जनरेट किया है कि 130%। वास्तविक लाभ क्या है, 100% आपका ये है मूल्य, क्रय मूल्य, और अब हो क्या रहा है 108% डिस्काउंट वगैरह देने के बाद। तो कितने का गैप आ रहा है बच्चों, 8% का, और यही 8% आपका जो है यही है वास्तविक लाभ। अब इसका हम मूल्य निकाल लेते हैं, कितना होगा, 22% का मान अगर 55 है तो 8% का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 55/22 इंटू का हो जाएगा 8। ठीक, सॉल्व करते हैं, 11 से 5 बार में, 2 बार में, 2 का 4 बार में, 5 गुणे 4 कितना हो गया बच्चों, 20 रुपए, और यही है आपका ओरिजिनल आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, आप सवाल को देख सकते होंगे, सॉल्यूशन कुछ भी लेंदी नहीं है, लेकिन पूरा जो ये सॉल्यूशन है ये आपका कॉन्सेप्ट मांगता है। कॉन्सेप्ट आप इसको, इन सवालों को बस आपसे कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। अगर कोई भी आपसे बोलता है कि शॉर्ट ट्रिक अगर आप बताइए, तो वो बिल्कुल गलत बोलता है। शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है, कुछ चीजों को छोड़ करके मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हैं तो कभी गलत नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल बच्चों, ये सवाल बिल्कुल कुरकुरे चिप्स की तरह कुरकुरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सवाल आसानी से हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्रमशः, यानी कि जो पहले दिया है वो पहले के लिए, जो बाद में दिया है वो बाद के लिए। ठीक है, 2 एवं 798 है, यदि उनमें से एक संख्या 38 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है, सब होशियार हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, जहां ए और बी दो संख्याएं हैं और एलसीएम और एचसीएफ उन संख्याओं का दिया हुआ है। ठीक है, देखो पूछा है तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं। एलसीएम कितना दिया है 798, एचसीएफ दिया है 2, एक संख्या दी है 38, हमें बताना है दूसरी संख्या। मतलब सीधा यही हुआ, मतलब बी का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना हो गया, 798 इंटू 2/38। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 का 19 बार में जाएगा, 19 का 4 बार में 76, और 3 8 कितना हो गया, 19 का 2 बार में, यानी कि आंसर आ गया 42। समझ में आया। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या पता आने वाले एग्जाम में आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, ये सवाल है बच्चों। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों उनको आप शेयर करिएगा, ताकि आने वाली मैं जितनी भी सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी सीरीज़ लेकर के आऊँगा, विदाउट एनी चार्ज। और सभी के सभी वो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि अभी आगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम डेट आ गया है 22 मई से, तो उसके लिए भी मैं क्रैश कोर्स लेकर के आऊँगा, और वो सारी की सारी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। देखते हैं बच्चों अगला सवाल। ठीक है ना, ये सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा इसकी भाषा को जरूर समझिएगा। ठीक है, गलती होने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए सवाल बोला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 900 रुपए है, दुकानदार वस्तु पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है,
Mark price of an article is 900 रुपए. The shopkeeper gives two discounts of 20% and 10% respectively. Then find the selling price. दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में 20% और 10% की जो छूट दे रहा है वो सक्सेसिव डिस्काउंट का केस नहीं है, वो नॉर्मली दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का नियम नहीं लगाएंगे। इसमें साफ साफ बोला है कि शॉपकीपर जो है दो डिस्काउंट दे रहा है, पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा डिस्काउंट 10% का। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट होता तो सवाल में बोला रहता। ठीक है, तो गलती करने से बचना है। देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। मार्क प्राइस कितना है बच्चों, 900 रुपए, और इसी 900 रुपए को डिस्काउंट में दे रहा है। 20% का डिस्काउंट यानी कितना हो गया बच्चों, 80%। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो गया, 90%। अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 900 इंटू 80/100 इंटू 90/100। क्लियर है, ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो काट दिया, तो 9 इंटू 9 कितना हो गया बच्चों, 81 इंटू 8 मतलब 8 1 जा 8 8 जा 64, 648 रुपया। समझ में आया? तो ये था बच्चों आपका सॉल्यूशन। कहाँ पे गलती हो सकती है मैंने आपको ये बता दिया। सक्सेसिव का आपको केस नहीं लगाना है, इसमें आपको बारी बारी से डिस्काउंट बताना है। 20% बोला है तो 100 में से 20 हो गया 80, 10% का डिस्काउंट बोला है तो 100 में से 10 हो गया 90%। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से आपका यह सवाल हुआ हल। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल और फिर उसके बाद आज का सेशन हम लोग करते हैं द एंड। तो दोस्तों एमपी पटवारी के आज के सेशन का ये रहा आखिरी सवाल। ये है सवाल ज्योमेट्री का। देखते हैं कि सवाल क्या है। दो बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द टू सिलेंडर्स इज 2:3, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 2:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, सवाल बेहद ही सरल है। अगर आपको आयतन पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, तो आप आसानी से इस सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है ना। देखिए करना क्या है, दिया है हमें कि दो सिलेंडर है। ठीक है ना, जैसे डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ, हाइट का अनुपात दिया 2:1। सबसे पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात कितना दिया है, 2:3। देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का बच्चों कितना होता है, 2πr(h). ठीक है, तो पहले सिलेंडर का 2πr1h1 और दूसरे सिलेंडर का क्या मानूंगा, 2πr2h2। ठीक है, और इसी का अनुपात बच्चों कितना दिया है, 2:3। ठीक है, अब देखो हाइट का अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखिए यहां से क्या क्या कर सकता है, 2π और 2π कट गया, मतलब क्या हो गया r1। h1 का मान बच्चों कितना दिया है 2, और r2 इंटू h2 का मान कितना दिया है 1। h1/h2 कितना दिया है 2/1। ठीक है, और ये हो गया 2/3, 2 से 2 कट गया, मतलब आपके पास यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकला, r1/r2 बराबर हो गया 1/3। समझ में आया? अब आपको बताना क्या है, वॉल्यूम का उनके रेशियो। आपको पता है V1/V2 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिलेंडर के πr1² h1/πr2² ठीक है, ये पहले सिलेंडर का आयतन है और ये दूसरे सिलेंडर का आयतन है। कैंसिल कर देंगे पाई से पाई, तो बचा क्या, r1² इंटू h1/h2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, h1/h2, r1/r2 कितना है 1/3, तो r1/r2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1/9 इंटू h1/h2, ये कितना दिया है 2/1, मतलब सीधे तौर पे आंसर कितना आ गया 2/9। ये है आयतन का अनुपात। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास सवाल दिया है। अगर आपको फॉर्मूलेज अगर ध्यान है तो आप आसानी से सवाल को यूं ही करते चले जाएंगे, फॉर्मूलेज ध्यान नहीं है तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो बच्चों ये रहा सवाल और आज का सेशन हम यहीं पे ही करते हैं द एंड। लेकिन आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मैं जितने भी सेशंस इस बीच लिया हूँ, इन सभी सेशंस का मतलब बस ये नहीं है कि पटवारी के एग्ज़ाम्स तक ही इनको आप देखिए एनालिसिस के तौर पे, ऐसा नहीं है। जिन भी बच्चों का आगे भी एग्ज़ाम्स है, चाहे एसआई का एग्ज़ाम जिसका भी होने वाला है, अभी डेट तो आया नहीं है, और बल्कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, जेल प्रहरी वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए, इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ज़्यादा आप क्या कहते हैं, बातों को मैं अपने लंबा नहीं खींचता हूँ। आज का सेशन इतना ही
हम करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।